प्रिय मित्रों, आज मैं जो बीच में मैंने एक मोमेंट ऑफ डेथ पे जो बात कर रहा था, क्योंकि उसी पाठक ने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि मैं मृत्यु के बाद क्या परिवर्तन आते हैं बॉडी में और वो किस तरह से मदद करते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट को, उसके बारे में बताने के लिए मुझे कहा था। तो पार्ट 1 मैंने जो डेथ एंड उसकी जो डेफिनेशंस हैं उस पर किया था। अब आज का उसी के कंटिन्यूशन में ये मेरा दूसरा सेशन है, जिसमें मैं बताने का प्रयास करूँगा कि मृत्यु के बाद क्या परिवर्तन आते हैं और वो किस तरह से हमको हेल्पफुल होते हैं, जिससे कि वह जो सेशन शुरू किया था वो पूरा हो सके और पाठक को ये शिकायत ना रहे कि मैंने पूरी बात नहीं कही या पूरा प्रश्न का जवाब मैंने नहीं दिया। क्योंकि मृत्यु को समझे बिना मृत्यु के बाद के परिवर्तन जो बॉडी में होते हैं उनको समझना मुश्किल था या एक तारतम्य नहीं बनता था। इसलिए मैंने मृत्यु के बारे में पहला सेशन लिया। मैंने बताया आपको कि मृत्यु के तुरंत बाद जब ट्राइपॉड ऑफ लाइफ यानी कि आपका श्वास, हृदय और मस्तिष्क तीनों काम करना बंद कर देते हैं परमानेंटली और इरिवर्सिबली, मतलब इरिवर्सिबल और परमानेंट एंड स्पॉन्टेनियस। ये स्पॉन्टेनियस होना चाहिए कि दूसरा आदमी नहीं करेगा, स्पॉन्टेनियसली ये होना चाहिए। तो उसको हम कहते हैं सोमेटिक डेथ। अब सोमेटिक डेथ होने के बाद में जैसे मैंने बताया था कि सारी मसल्स हमारी प्राइमरी फ्लेसिलिटी में चली जाती है तब तक जब तक बॉडी की मॉलिक्यूलर डेथ नहीं होती, यानी कि सेकेंड स्टेज पूरी नहीं होती। तो होता इस प्रकार है कि जैसे ही ये तीन जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, मस्तिष्क, हृदय और श्वास, जब ये बंद हो जाते हैं तो बॉडी एकदम रिलैक्सेशन में चली जाती है, मसल्स सारी रिलैक्स हो जाती हैं। अब अपनी मर्जी के हिसाब से आप उसका हाथ उठा सकते हैं, पैर उठा सकते हैं, और कोई मूवमेंट करना है तो मूवमेंट भी करेंगे। और जब तक मॉलिक्यूलर डेथ नहीं होती यानी सेलुलर डेथ नहीं होती तब तक कुछ ऑर्गन्स उनकी कैपेसिटी पे डिपेंड करते हुए कि कितनी देर तक बिना ऑक्सीजन के वो सर्वाइव कर सकते हैं, तब तक वो एक ऑर्गन के रूप में जिंदा रहेंगे सेलुलर लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे। और जब मॉलिक्यूलर डेथ हो जाएगी तब सब समाप्त हो जाएगा। तो ये किस तरह से परिवर्तन आते हैं उनको समझते हैं। तो सबसे पहले मसल्स में हो प्राइमरी रिलैक्सेशन, और ये प्राइमरी रिलैक्सेशन 1-2 घंटे 3 घंटे तक रहता है मैक्सिमम, जो डिपेंड करेगा वेदर पे, टेम्परेचर पे। क्योंकि जब तक मसल्स जिंदा है बॉडी में मूवमेंट पॉसिबल है, लेकिन जब मसल्स की सेलुलर डेथ हो जाती है, मॉलिक्यूलर डेथ हो जाती है, एटीपी और ग्लाइकोजन दोनों एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो मसल्स का एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स जो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और मसल्स रिजिड हो जाती है। अब आप मसल्स को में कोई मूवमेंट नहीं कर सकते, वो बिल्कुल टफ हो जाएंगे और सारी बॉडी धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ जाती हुई मसल्स जो हैं वो सारी बॉडी स्टिफ हो जाएगी, इतनी स्टिफ कि अगर आप बॉडी के हील और हेड 2 अलग पॉइंट पर रख दें तो एक वुडन लॉक की तरह वो उस पर रखी जाएगी। इतनी सख्त बॉडी आदमी की हो जाती है। अब इसके बाद में बॉडी के अंदर सारे के सारे मेटाबॉलिक जो चेंजेस है वो होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि ये जो डिपेंड करेगा कि रेट ऑफ पोस्टमार्टम चेंजेस क्या होंगे, एक से दूसरी स्टेज से तीसरी स्टेज में कैसे वो जाएंगे, वह निर्भर करता है कई फैक्टर्स पे। तो वो फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। नंबर 1 है एनवायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या आता है? टेम्परेचर। कोल्ड में यूजुअली ये प्रोसेस डिले हो जाती है। मीन्स अगर गर्म इलाके में 1 से 3 घंटे में
अगर राइगर मोर्टिस अपीयर हो रही है तो हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि टेम्परेचर कितना नीचे जाता है, ये 2 से 4 घंटे या 5-6 घंटे तक भी लास्ट कर सकती है। अगर टेम्परेचर सब जीरो है या मतलब या मीन्स जीरो के आसपास है तो वो लंबे टाइम तक, यानी सर्दियों में वो थोड़ा लंबे समय तक सस्टेन करेगी, और गर्मियों में टेम्परेचर क्योंकि हाई होता है तो ये जल्दी ही राइगर मोर्टिस अपीयर हो जाएगी, क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म बड़ा फास्ट होगा और सारा का सारा ग्लाइकोजन एटीपी वगैरह जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगी मसल्स में। दूसरा फैक्टर होता है इंटरनल फैक्टर्स। तो एनवायरमेंटल तो हो गए, जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी कितनी है, ह्यूमिडिटी सेकंड फैक्टर है। ज़्यादा ह्यूमिडिटी में ज़्यादा रैपिड पोस्टमार्टम चेंजेज आएंगे, ये एक सिंपल सा सिद्धांत है। तो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है, टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, तो उस स्थिति में पुट्रीफैक्शन की रेट जो है ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए बरसात के सीज़न में अक्सर पुट्रीफैक्शन की रेट जो है या डिकम्पोजिशन की रेट जो है वो फास्ट हो जाती है। दूसरा फैक्टर जो हम बात कर रहे थे वो इंटरनल फैक्टर्स हैं। इंटरनल फैक्टर्स में जो है मेनली डिपेंड करता है कि आपके शरीर में 3 तरह की प्रोसेस शुरू होती हैं इंटरनली। नंबर 1 ऑटोलाइसिस, जो बॉडी के एंजाइम शेष बचे हुए हैं वो अपना काम करते रहते हैं, और अब उनके पास में कोई चीज़ एक्सटर्नल आने वाली यूज़ में नहीं है, कोई एनर्जी एक्सटर्नली नहीं मिल रही है, तो बॉडी में अवेलेबल एनर्जी को ही कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। उन्हीं पे एक्ट, खास करके एंजाइम जो हैं उन्हीं पे एक्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि प्रोटीन वगैरह या कार्बोहाइड्रेट जो भी बाहर से मिलना न्यूट्रिशियस थिंग्स हैं वो तो अब अवेलेबल नहीं है, तो वो अपने सेल्स को ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस शुरू हो गया। उसको बोलते ऑटो मीन्स खुद, यानी खुद के ही सेल्स का जो एंजाइम्स है वो लाइसिस शुरू कर देते हैं, उसकी डिस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस हुई, तो इसको बोलते हैं ऑटोलाइसिस। दूसरा है बैक्टीरिया। हमारी बॉडी फुल ऑफ बैक्टीरिया रहती है। एनारोबिक खास के जो बैक्टीरिया है वो जब तक आदमी जीवित है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो वो शांत रहते हैं, और एरोबिक सेल जो है वो अपना, एरोबिक बैक्टीरिया जो है अपना काम करते रहते हैं इंटेस्टाइन वगैरह में। तो ये डिपेंड करेगा कि जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हुई तो एनारोबिक जो बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई होना शुरू होते हैं, और वो अपने मल्टीप्लिकेशन के ड्यूरिंग में जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं उनसे बॉडी के टिश्यूज़ का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, और वो डिस्ट्रक्शंस का ही प्रेजेंटेशन आउटसाइड जो होगा वो इस रूप में होगा, जैसे कलर चेंजेस, गैसेस प्रोड्यूस होंगी, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस होगी। ये सल्फाइड जो है वो हीमोग्लोबिन ऑलरेडी डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो उस लाइसिस से जो रिलीज हुए पिगमेंट्स हैं वो सल्फाइड से रिएक्ट करके हरे रंग का या ब्लू कलर का एक ह्यू जो है वो बनाना शुरू कर देंगे। सो बॉडी का डिस्कलरेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। सेम टाइम जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं, चाहे वो ब्लड है या दूसरे तरह के फ्लूइड है, वो लॉ ऑफ ग्रेविटी फॉलो करते हुए मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट जो है उस पर जा कर के सेटल होना शुरू कर देते हैं। तो क्योंकि उसे ब्लड पिगमेंट अक्सर होता है, तो वो एक रेडिश ह्यू जो है वो वहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे जहाँ पे ब्लड का कैपिलरीज और वेन्यूल्स में कलेक्शन होगा, एंड वो पार्ट होगा मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट। ये इंटरनल ऑर्गन्स में भी होगा, लिवर, स्पिन, किडनी में भी होगा, इवन हार्ट में भी होगा। जो हार्ट का सबसे डिपेंडेंट पार्ट होगा वहाँ जा कर के वो ठहर जाएंगे, और लंग है तो लंग का जो डिपेंडेंट पार्ट है, लिवर का जो डिपेंडेंट पार्ट है, वहाँ पे जा कर के सारे ब्लड कॉर्टिसोल्स है वो सेटल हो जाएंगे, और उनका कलर भी कालांतर में जैसे जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस होगी वो पिगमेंट से रिएक्ट करके ग्रीनिश कर देंगे, बाद में वो चेंज और बढ़ते जाएंगे, ब्लैकिश हो जाएंगे। ये है। तीसरा होता है गैसेस फॉर्मेशन। अब जब टिश्यूज़ की लाइसिस हो रही है बैक्टीरिया से और अपने एंजाइम से, तो उसमें गैसेस प्रोड्यूस होंगी। ये गैसेस जाकर के जगह जगह कलेक्ट होंगी और उससे डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन हो जाएगा। फाइनली लाइसिस के कारण डर्मिस और एपिडर्मिस वो सेपरेट हो जाएंगे। ये गैसेस उसके बीच में भी जाके कलेक्ट करके स्किन पे ब्लेब्स प्रोड्यूस कर देंगे, एब्डोमेन डिस्टेंडेड हो जाएगा, और कोई बॉडी का ऐसा पार्ट नहीं रहेगा जहाँ पे गैसेस कलेक्शन नहीं होगा, विच इज़ द प्रोडक्शन ऑफ ऑटोलाइसिस
डिकम्पोजिशन एंड पुट्रीफैक्शन, ऑल दी थ्री। तो वो तीनों एक्टिविटीज़ से ये गैसेज जो प्रोड्यूस हुई है वो बॉडी में अंदर साइड भी कलेक्ट होंगी, ऑर्गन्स में भी कलेक्ट होंगी, कैविटीज़ में भी कलेक्ट होंगी, और स्किन भी एक ऑर्गन है, रादर सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन, उसमें भी कलेक्ट होगी। तो जगह जगह आपको ब्लैप्स वगैरह नज़र आना शुरू कर देंगे। इसके ही साथ में जब ये चल रहा, ये सब जब पुट्रीफैक्शन रेट सब चलते हैं, सारे साइमल्टेनियसली चलते हैं, लेकिन इनका मैनिफेस्टेशन थोड़े टाइम के बाद में होगा। जैसे पहले हमने बताया कि ब्लड जो है वो ग्रेविटी का सिद्धांत मानते हुए डिपेंडेंट पार्ट पे आ जाएगा। तो जो डिपेंडेंट पार्ट, जैसे मान लीजिए बॉडी पड़ी है पीठ के बल, तो पीठ का हिस्सा, एब्डोमेन के बैक का हिस्सा, लेग्स के नीचे का हिस्सा, ये सब जो है रेडिश ह्यू, बिकॉज यहाँ पे आकर के पिगमेंट, जो ब्लड पिगमेंट है वो ग्रेविटी के कारण आकर के बैठ जाएंगे। तो पहले 1-2 घंटा तो वो शिफ्ट कर सकते हैं अगर मान लो कोई बॉडी चेंज करे, लेकिन उसके बाद में जब कोगुलेशन हो जाता है ब्लड का, या कोरोनरी जो कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स हैं वो स्टेन हो जाती है उस पिगमेंट से, तो फिर वो कलर डिसअपियर नहीं होता। तो इसलिए पहली स्टेज में तो 1-2 घंटे तक जो पोस्टमार्टम स्टेनिंग उसको बोलते हैं हम, तो पोस्टमार्टम स्टेनिंग जो है उस ब्लेंचिंग उसमें पॉसिबल है, यानी कि अगर प्रेशर आप उसमें लगाएंगे तो आप उस डिस्कलरेशन को शिफ्ट कर सकते हैं। जहाँ पे प्रेशर होगा वहाँ से कैपिलरी और वेन्यूल्स में जो ब्लड है वो शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन एक बार वो वहाँ पे कैपिलरीज को स्टेन कर देता है या कोगुलेट हो जाता है या डिस्कलरेशन वो कैपिलरीज और वेन्यूल्स का कर देता है, तो फिर वो शिफ्ट नहीं, तो उसको परमानेंट पोस्टमार्टम स्टेनिंग बोलते हैं। तो वो थोड़ा और टाइम उसमें लेगी, और ये तब तक लास्ट करेगी जब तक उस जगह का पूरा ऑटोलाइसिस नहीं हो जाता और वहाँ से सारा पिगमेंट जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाता या गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, तो वहाँ पे रहेगा। लेकिन थोड़ा बहुत डिस्कलरेशन हमेशा उस साइड पे रहेगा, जो गौर से देखने पर आप उसको आसानी से अप्रिशिएट कर सकते हैं। अब इधर डिकम्पोजिशन और जो ऑटोलाइसिस और पुट्रीफैक्शन या पुट्रीफैक्शन जिसको हम कहते हैं वो चलता जा रहा है और इंटरनल ऑर्गन को डिस्ट्रैक्ट करता जा रहा है, और फाइनली वो सब टिश्यूज़ की लाइसिस कर देगा। लाइसिस का मतलब होता है कि फ्लूइडीकरण, यानी कि सबको तरल पदार्थ में वो कन्वर्ट कर देगा, और धीरे धीरे वो सारे टिश्यू वहाँ से डिसअपियर हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, और डिसइंटीग्रेट के साथ में ही जो बोनी स्ट्रक्चर है आदमी का वो एक्सपोज हो जाएगा। अब उस बोनी स्ट्रक्चर के एक्सपोज होने के बाद में स्टेज को हम बोलते हैं स्केलेटलाइजेशन। मीन सारा जो टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू है जो इतना भी बॉडी के अंदर, वो सारा डिकम्पोज हो जाएगा, और ऑटोलाइसिस और दूसरे वगैरह से सब समाप्त हो जाएगा, सब टिश्यू डिसअपियर हो जाएंगे, और बाकी एक सूखा स्केलेटन बच जाएगा। ये स्केलेटन भी 2 स्टेज में रहता है, वेट स्टेज और ड्राई स्टेट। शुरू में क्योंकि बॉडी में तो पानी है काफ़ी, तो वो पानी के कारण वो हाइड्रेटेड रहता है थोड़ा, तो हाइड्रेटेड स्टेट को हम बोलते हैं वेट बोन्स। जो डिकम्पोजिशन पूरा होने के बाद में, स्केलेटलाइजेशन होने के बाद में कम से कम 3 से 6 महीने तक लास्ट कर सकता है, और 6 महीने 8 महीने के बाद में बॉडी जो है ड्राई हो जाती हैं बोन्स, डिपेंडिंग अपॉन अगेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिसमें हमने जैसे बताया कि हीट है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, एयर का फ्लो है, और एयर में कितनी % ह्यूमिडिटी है। नेचुरली जैसे राजस्थान जैसी जगह है तो वहाँ पे बोन्स जल्दी ड्राई हो जाएंगे, और ह्यूमिड एरिया में कहीं हैं, अगर मान लीजिए असम में या बंगाल में जहाँ पे थोड़ी बरसात वगैरह ज़्यादा रहती है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, कोई लेक का किनारा वगैरह है, तो वहाँ नेचुरली टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो ये जो इनकी अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंसेस एंड पोस्टमार्टम चेंजेस की, वो डिपेंड करेंगी कई फैक्टर पे, जो मैंने फैक्टर आपको बताए उन सब फैक्टरों पे वो निर्भर करेंगी। तो इसलिए साइट की भी इम्पोर्टेंस है, किस साइट में रखा है, ह्यूमिड साइट पे है कि नहीं है। और इसके अलावा क्या होता है कि ये तो एक ऑर्डिनरी रूटीन में हुआ, कुछ जगह पे जहाँ पे एनवायरनमेंट जो है वो फ्रेंडली नहीं है डिकम्पोजिशन के लिए, तो वहाँ पे मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, जो डिकम्पोजिशन और ऑटोलाइसिस की प्रोसेस मॉडिफाइड हो जाती है। जैसे अगर ह्यूमिड और हॉट जगह पे है, जैसे कलकत्ता है या असम के या रिवर के जहाँ पे काफ़ी गर्मी पड़ती है, लेकिन एट द सेम टाइम ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, तो फैट का स्पूनिफिकेशन होकर के फैटी एसिड्स बन जाते हैं, और ये फैटी एसिड जो ग्रीजी एक
अपीयरेंस का, जैसे चीज़ लाइक अपीयरेंस की मटेरियल बन जाता है और वो काफ़ी देर तक प्रिजर्व रहता है, कभी कभी बॉडी को परमानेंटली ही प्रिजर्व कर देता है और उसमें आप उसके फीचर्स वगैरह यानी कि आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल रहता है बड़े लंबे टाइम तक, जब तक कि वो एनिमल से या किसी और चीज़ से डिस्ट्रॉय नहीं होता। ऐसे ही अगर ड्राई राजस्थान का वेदर है जहाँ पे ह्यूमिड नहीं, बिल्कुल भी नहीं है और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, हीट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे पानी जो शरीर से है वो उड़ जाता है और पानी के उड़ जाने से बॉडी मम्मीफाइड हो जाती है। जैसे आपने सुना होगा कि इजिप्ट में बॉडी पड़ी हैं 5-5 हज़ार साल से और वो मम्मीफाइड है, उनको मम्मीज ही कहते हैं और वो अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुई है और उनके फीचर्स वगैरह सब इंटैक्ट रहते हैं। तो मम्मीफिकेशन और एडिपोसील फॉर्मेशन दोनों में जो फीचर्स हैं वो इंटैक्ट रहते हैं, आप उनका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी भी दोनों स्टेजेज में पॉसिबल रहती है और इंटरनल स्ट्रक्चर्स बिल्कुल इंटैक्ट रह जाते हैं कई बार दोनों परिस्थितियों में, यानी कि स्पोनिफिकेशन होता है, फैट बनता है जिसमें, और दूसरा जहाँ पे ड्राइनेस में सारा पानी उड़ जाता है, मम्मीफिकेशन हो जाता है। तो ये दोनों स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है मेडिकली जहाँ मिलती हैं। जैसा हमने आपको बताया था कि कश्मीर में हमने एक केस किया जिसमें 6 महीने बाद भी वजाइना इंटैक्ट था, हर चीज़ इंटैक्ट थी और हम ये एस्टेब्लिश कर सके कि वुमेंस जो हैं वो एक वर्जिन थी और एक डिफ्लोरेटेड थी विद ए चाइल्ड बर्थ। तो उस तरह इन चीज़ों से हम पोस्टमार्टम चेंजेस से को ऑब्जर्व करके एक टाइम सिंस डेथ कितने पहले आदमी मरा होगा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअली मैं आपको समय इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि समय भारतवर्ष में खास करके, जबकि हम इतनी सारी स्टेट्स हैं और सब जगह वेदर अलग अलग है, इसलिए हर जगह पोस्टमार्टम चेंजेस जो है, जो फैक्टर मैंने बताया उन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो उन पे फैक्टर पे डिपेंड करने के कारण वो हर जगह अलग रेट पे होगा। सो बेस्ट उसमें ये रहता है कि जो भी वहाँ पे सिविल सर्जन है या जो भी मेडिकल डिपार्टमेंट है वो पहले नॉन डेड बॉडी से, जिनका हमें पता है कितने बजे डेथ हुई है, उन सारे पोस्टमार्टम चेंजेस की एक टेबल में वो पहले लिख ले 100-150 डेड बॉडीज़ के, और फिर हर महीने के हिसाब से, हर महीने जितने वेदर के हिसाब से वो उनकी एक बना लेगा, ग्राफ बना लेगा कि इस सीज़न में ये ग्राफ इस तरह से जाता है, और जैसे मान लीजिए जनवरी से लेकर के मार्च तक ग्राफ इस तरह से जाता है, मार्च से लेकर मई तक इस तरह जाता है, और मई से लेकर के सितंबर तक का ग्राफ ये है। और फिर उन रेस्पेक्टिव मंथ्स में अगर आइडली वो पर मंथ बना सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम ट्राइमेस्टर पे तो एक ग्राफ उनको बनाना ही चाहिए। और उस ग्राफ की मदद से जो पोस्टमार्टम चेंजेस जितने आए हैं वो उनको कुछ पॉइंट अलॉट करके या कुछ अपना सिस्टम इवॉल्व कर सकते हैं कि हमने इस ग्राफ को डेसिफर कैसे करना है, इन नोन ग्राफ से अननोन को कैसे हमने इंटरप्रेट करना है। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड विधि है, स्टैंडर्ड मेथड है जो सब आप लोग जानते होंगे क्योंकि 4th-5वीं क्लास में ही पढ़ाना शुरू कर दिया है, उस जाता है उस ग्राफ को बनाना, तो वो आसानी से आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो आइडियल मेथड तो वही है। अन्यथा फिर आप एक एवरेज जो बुक्स में आप जगह जगह की दी रहती है, एक रफ एस्टीमेट दिया रहता है हर जगह, तो उसके आधार पे आप पता लगा सकते हैं। बट बेस्ट यही है कि ईच मंथ के हिसाब से या ट्राइमेस्टर के हिसाब से या वेदर के हिसाब से आप हर जगह का सारे पोस्टमार्टम की लिस्ट बनाते हुए ग्राफ्स बना लें, और एक नॉन केसेस जो ग्राफ बना हुआ है उससे फिर अननोन केसेस को आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि रफली इतना टाइम से डेथ हुआ होगा। हम कभी डेथ आवर्स एंड मिनट्स में नहीं बता सकते, ये सिर्फ गैस वर्क होता है ना। तो ये एक रेंज आप कर लेंगे कि ठीक है 6 से 9 घंटे में ये चेंजेज हैं, 9 से 12 में ये चेंजेज होते हैं इस एरिया में इन मंथ्स में, क्योंकि मंथ्स वेरी करेंगे। जैसे ठंड कई इलाकों में, जैसे दिल्ली का मौसम ले लें तो यहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और गर्मी में 45-46 तक डिग्री टेम्परेचर भी चला जाता है। बरसात के टाइम में इतनी ह्यूमिडिटी होती है कि ये बिल्कुल आइडियल टाइम फॉर डिकम्पोजिशन जुलाई अगस्त में बना देता है, और अचानक ही डिकम्पोजिशन आउटलाइसिस की और सबकी रेट जो है काफ़ी बढ़ जाती है। तो वो अगर नॉन केसेस से आपके पास में ग्राफ्स बनाए होंगे या आपने या कुछ मीन्स कर्व्स बनाए होंगे, तो उनसे फिर आप अननोन केसेस का जो आप केस कर रहे हैं उसका इंटरप्रिटेशन बहुत आसान हो जाए। तो आइडियल मेथड तो यही है। रेस्ट तो आप किसी भी एक स्टैंडर्ड बुक से देख लीजिएगा कि आपके एरिया के बारे में क्या कहती है, अगर आपके एरिया का अवेलेबल है, नहीं तो इन जनरल जो
बुक्स अवेलेबल रहती हैं, उसमें एक रेंज दी रहती है, वो बड़ी वाइड रेंज होती है। फिर विद योर पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द एरिया आप उसको इंटरप्रेट करके एक रफ रेंज जो है वो दे सकते हैं कि भाई कम से कम इतने और मैक्सिमम इतने आवर्स होंगे। उसमें भी वेरिएशन रखना पड़ेगा आपको, मिनिमम और मैक्सिमम में भी जो रेंज रखेंगे, रेंज के अंदर विद इन रेंज होगी, एक स्टार्ट पॉइंट की भी और लास्ट पॉइंट की गई, क्योंकि हर इंडिविजुअल की परिस्थितियाँ अलग है। जैसे मैंने एक्सटर्नल फैक्टर तो बताए थे, अब इंटरनल फैक्टर भी होते हैं जो पोस्टमार्टम चेंजेस पे असर डालते हैं। जैसे आदमी का कॉज ऑफ डेथ क्या था, अगर मान लीजिए कोई कन्वल्सिव डिजीज से आदमी मरता है तो सारी एटोपी ग्लाइकोजन वगैरह उसका डेथ से पहले ही एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो वो जल्दी उसमें रैगर मोटिस अपीयर हो जाएगी। तो कॉज ऑफ डेथ पे भी ये डिपेंड करेगा। अगर कोई सेप्टिसेमिक डेथ है कि लंग्स में कहीं इधर इन्फेक्शन है और सारी बॉडी में फैल चुका है, तो उस केस में डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट होगा, बिकॉज बैक्टीरिया हर बॉडी के कोने में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, अब उनकी खाली मल्टीप्लिकेशन की बारी है। तो वो मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट करेंगे, गैस फॉर्मेशन भी बहुत जल्दी करेंगे, तो डिकम्पोजिशन की रेट बहुत फास्ट हो जाएगी। तो कॉज ऑफ डेथ को बिल्कुल हेल्दी नॉर्मल आदमी है, सडन हार्ट अटैक से मर गया या हेड इंजरी से मर गया है, किसी और कारण से ड्रॉप डेड हो गया, तो उन सिचुएशन में ये सब लेट हो जाएगा, क्योंकि इसकी बॉडी में सारे रिजर्व जो है वो बिल्कुल एक हेल्दी मैन के तरह अवेलेबल है। तो नेचुरली उसी के हिसाब से उसके हर क्राइटेरिया जो है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाएंगे। तो क्योंकि मल्टीफैक्टोरियल चीज़ है, इसमें बेस्ट यही रहता है कि नॉन केसेस से एक बना कर के फार्मूला और फिर अननोन केसेस को उससे सॉल्व किया जाए और टाइम से डेथ निकाला जाए। पर मुझे नहीं पता कितनी जगह यूज़ होता है, लेकिन जब तक मैं था मेरे यहाँ पर हमने बना रखा था इस चेंजेस जो है। एक लड़के को थीसिस दे दिया था बड़ा सिंपल, और उन्होंने थीसिस में सारा कुछ निकाल के एवरेज कर दिया, और उसी एवरेज को हमने मान लिया कि ठीक है ये हमारा इस एरिया का स्टैंडर्ड है, जिसको आप हमेशा, क्योंकि टेम्परेचर आजकल एनवायरनमेंट भी हर 5-10 साल बाद चेंज हो जाता है, तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं स्टडी को हर 5-10 साल से। क्योंकि आज जब मैं गुड़गांव में आया था 13-14 साल पहले, तब ये डिफरेंट था, आज गुड़गांव बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। उस समय से सारे फैक्टर शायद चेंज हो गए होंगे। तो इसी तरह से हर जगह पे जो लोकल परिवर्तन है या एनवायरनमेंट के परिवर्तन है या इंडस्ट्रियलाइजेशन है या हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे हर एरिया में परिवर्तन आता है हर नॉर्मल एवरेज सिचुएशन में। तो उनको उस समय में दोबारा से रिवाइज करके और अपनी रेंजेस में करेक्शन कर लेना चाहिए। तो ये है मृत्यु के बाद जो चेंजेस होते हैं उनका हम कैसे उपयोग करते हैं, प्राइमरली टू फाइंड आउट टाइम सिंस डेथ, कि आदमी को कितनी देर पहले इसकी डेथ हुई होगी। टाइम सिंस डेथ अपने आप में एक टॉपिक है जिसको हम फिर कभी उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।